Hello everyone. Welcome to our short topic series of UGC NET Paper 1. Are you struggling with Paper 1? This series is going to be a game changer for you. Here we are coming up with the short topics which are most frequently asked in the exams and guarantee you your short marks. तो हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग. Sampling means to study a small part to understand the whole. For example, आपने सूप बनाया. अगर आपको टेस्ट करना है कि सूप ठीक बना है या नहीं, तो आप एक छोटा स्पून लेके उसको चेक करेंगे ना. आप पूरा सूप तो नहीं पी जाओगे चेक करने के लिए. सिमिलरली अगर आपको एक सर्वे करना है ऑफ से 10,000 स्टूडेंट्स, तो आप 10,000 स्टूडेंट्स को तो लेके नहीं बैठेंगे. यू विल पिक अ 10 और 15 स्टूडेंट्स एंड आपका सैम्पल वो बन जाएगा और फिर आप उनको टेस्ट करोगे. आइए समझते हैं सैम्पलिंग की यूजेस. इट सेव्स टाइम. ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ सैम्पलिंग, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे अपने माइंड में. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ क्लास फुल ऑफ 50 स्टूडेंट्स. हम पूरी क्लास के ऊपर सर्वे ना करके हम उस क्लास से कुछ 10-15 बच्चों को चुनेंगे और उनके ऊपर हम हमारा सर्वे करेंगे. उससे क्या होगा? उससे हमारा टाइम बचेगा. Instead of studying the whole population, researchers study a small part quickly. उससे हमारा टाइम बचेगा, उससे हमारी कॉस्ट भी कम होगी. Less money is needed compared to surveying everyone. It is practical and feasible. अगर आप लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, सपोजिटली आप पूरी क्लास के ऊपर अगर आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो उससे हो सकता है कि टाइम भी ज़्यादा लगे, कॉस्ट भी ज़्यादा लगे और हो सकता है कि रिजल्ट भी आपका इतना अच्छा ना आए. It will give accurate results if done properly. A good sample represents the whole population. जब आप अपना सैम्पल चूज करेंगे, सपोजिटली फ्रॉम द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अगर आप अपने 10-15 बच्चों का जो सैम्पल चूज कर रहे हैं, दैट सैम्पल शुड रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास. Helps in research design. Sampling allows testing of hypotheses and drawing general conclusions. Better resource management. It saves manpower and effort by focusing only on selected units. अगर आपको 50 बच्चों के ऊपर सर्वे करने को बोला जाए, तो हालांकि आप 50 के 50 पे इक्वल अटेंशन और इक्वल टाइम नहीं दे पाएंगे, पर वहीं अगर आपको हम 10 बच्चे दें और बोले कि इनको स्टडी करो, तो आप उन 10 बच्चों को अपना टाइम, अटेंशन और उन पे फोकस करके आप अच्छे से अपने रिजल्ट्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इज types. Broadly, sampling is divided in two types: probability sampling and non-probability sampling. These are further divided in subtypes. First, we will understand probability sampling. In probability sampling, every individual has an equal chance of getting selected. Its types are सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज. आइए हम हर टाइप को डिटेल में समझते हैं. तो इन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फर्स्ट वी हैव सिंपल रैंडम. सपोजिटली जब आप लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हैं, सो द बॉल विच हैज़ लिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, तो किसी का भी चिट उठाया तो किसी का भी नाम आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज सिंपल रैंडम वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक. एवरी nth पर्सन, सपोजिटली आपकी क्लास टीचर जो है, शी हैज़ योर रोल नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स, तो वो कहती है कि एवरी 5th पर्सन अपियरिंग इन द लिस्ट विल बी कॉल्ड आउट एंड विल बी माई सैम्पल. So this is example of systematic sampling. Next is stratified, where population is divided into strata and then it is sampled. चलो मैं कहती हूँ कि क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं, all will be my sample. तो जब आपका सैम्पल होता है based on gender और based on age, that comes under stratified sampling. अगला है cluster sampling. ओके, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एरिया में कितने यंग पॉपुलेशन है, तो आप क्या करेंगे? यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन दैट एरिया और वहाँ पे फिर आप अपना ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे कि किस स्कूल में कितनी पॉपुलेशन है यंग स्टूडेंट्स की. सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है? सपोजिटली आपको हरियाणा के BPL फैमिलीज के ऊपर स्टडी करना है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हरियाणा. उसके बाद आप हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ विलेजेस को चुनेंगे और फिर उन विलेजेस में रहने वाले कुछ हाउस होल्ड्स को चुनेंगे और फिर आप उनके ऊपर अपनी स्टडी करेंगे। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में होता है व्हेन यू डू द सैम्पलिंग इन स्टेजेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको अपने सैंपल के बारे में पहले से पता होता है। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग योर सैंपल इज बेस्ड ऑन योर जजमेंट एंड योर कन्वीनियंस। इसके टाइप्स में वी हैव कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा एंड स्नोबॉल। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, अगर आपको अपने एरिया के बच्चों पे रिसर्च करना है कि कितने बच्चे आउटडोर और इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप सैंपल ढूंढने कहीं बहुत दूर तो नहीं जाओगे, आप अपने एरिया के आसपास वाले बच्चों पे ही स्टडी करोगे। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वेयर यू चूज रिस्पॉन्डेंट्स हु आर इजीली अवेलेबल। पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, selected based on researchers' judgment about who is most relevant। अगर आपको जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर स्टडी करना है तो आप डिसाइड करोगे कि अच्छा, लड़कियों के साथ ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो मेरा सैंपल होगा गर्ल्स। सो दिस इज बीइंग जजमेंटल अबाउट योर सैंपल। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। Here population is divided into groups and a fixed number is taken from each। अगर आपको बोला जाए आपको लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर स्टडी करना है, तो आप क्या करेंगे? आप डिफरेंट कोटा बनाएंगे। अच्छा, एक एज ग्रुप लेस देन 18, एक मोर देन 18 एंड वन अ सीनियर सिटीजन। एंड नाउ फ्रॉम दोज कोटाज यू विल पिक फिक्स्ड नंबर ऑफ योर सैम्पल्स एंड देन यू विल स्टडी ऑन देम। लास्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जिसके लिए आपको आपका सैम्पल ईजिली अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ड्रग अब्यूज़र्स और सेक्सुअल विक्टिम्स। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपके पास एक पार्टिसिपेंट आपको मिल गया तो वो आपको हेल्प करेगा आपका दूसरा पार्टिसिपेंट ढूंढने के लिए, एंड दिस इज हाउ यू विल कंटिन्यू योर रिसर्च। सो यूजफुल फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस। सो गाइज, this was your today's short topic, sampling, and stay tuned for our upcoming short topics, and keep learning and share it with your friends. All the best.